बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा तालबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो उन्वान है वो है ख़तूत नवीसी। आज हम देखेंगे कि ख़तूत कैसे लिखे जाते हैं, ख़त कैसे लिखे जाते हैं। आजकल तो जैसे ईमेल्स का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो आप कंप्यूटर और अपनी डिवाइसेस के थ्रू किसी को मैसेज कन्वे करते हैं, पैगाम भिजवाते हैं। लेकिन एक बज़रिया डाक हम किसी को ख़त लिखते हैं जो बाय पोस्ट या डाकखाने के ज़रिए, डाकिए के ज़रिए हम किसी को पहुंचाते हैं। ये भी एक किस्म का पैगाम पहुंचाना ही है। ख़त लिखने के भी कुछ असूल और कवायद हैं। आइए देखते हैं कि उसके असूल और कवायद क्या हैं। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से हम देखेंगे कि हम ख़त को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश में आपने देखा होगा ख़त दो किस्म के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इसी तरह उर्दू में ख़तूत की ऐसे ही दो ही किस्में हैं, रस्मी और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त वो होते हैं जो हम किसी इदारे के ओहदेदारों को लिख रहे होते हैं। उसमें थोड़ा लबो लहजा आपका बेतकल्लुफ़ाना नहीं होता। उसमें आप रस्मी ख़तूत में आपकी तहरीर कुछ पुरतकल्लुफ़ होती है, जबकि गैर रस्मी ख़तूत यानी कि ऐसे ख़तूत जो हम अपने प्यारों को, अपने करीबी अज़ीज़ रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसमें आपकी तहरीर इतनी पुरतकल्लुफ़ नहीं होते। आप बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में और सीधे साधे अंदाज़ में लिखते हैं। ख़त रस्मी हो या गैर रस्मी, उसका तरीक़ाकार इम्तिहानी नुक्ता निगाह से एक ही है, उसको लिखने का तरीका एक ही है। सबसे पहले हम दाएँ हाथ के ऊपर वाले कोने में राइट साइड पे ऊपर लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। उसके बाद इम्तिहानी मरकज़ भी लिख सकते हैं और कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे तारीख़, मोरखा, जो भी उस दिन तारीख़ होगी उसको आपने लिखना है। फिर मुखातिब, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, मोहतरम वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये लिखने के बाद इसको हम सेंटर में लिखेंगे, बिल्कुल दरमियान में इसको लिखेंगे। जिनसे हम मुखातिब हैं उनको मुखातिब करके अलकाबात वगैरह से नवाज के उसके बाद हम नफ्स मज़मून की तरफ आएंगे। ये जो सेंटर में आपको 3-4 लाइनें नज़र आ रही हैं, इन पे आप नफ्स मज़मून लिखेंगे, यानी कि आप अपना ख़त लिखने का मकसद बयान करेंगे। रस्मी तरीके से आप ख़त का आगाज़ करेंगे और फिर आप अपने जो मेन मुद्दा होगा या जिस वजह से आप वो ख़त लिख रहे होंगे वो बयान करेंगे। ठीक, उसको बयान करने के बाद आप ख़त को इख्तिताम करेंगे। सलाम के बाद वस्सलाम अल्लाह कुछ भी लिख के आप उस ख़त का इख्तिताम करेंगे। और इख्तिताम पे आपने ख़त के बिल्कुल एंड पे बाईं तरफ इस हाथ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप तहरीर करेंगे आपका बेटा और या बेटी। लेकिन नीचे आप अपना नाम कतन नहीं लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे अलिफ बे जीम। ये जब भी आप कमरा इम्तिहान में, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया जा रहा है, इम्तिहानी ये नुक्ता नज़र से भी बताया जा रहा है कि आप इधर अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। नाम की जगह पे आप यहाँ दर्ज करेंगे अलिफ बे और जीम। और इसी तरह आप देखिएगा कि इन हिस्सों की नंबरों के हिसाब से तकसीम कैसे की गई है। आप इनमें से कुछ भी एक भी पॉइंट मिस करते हैं, एक भी इसका हिस्सा मिस करते हैं या छोड़ देते हैं तो आपके ख़त की नंबरिंग में या उसके जो कुल नंबर हैं उसमें आपकी कमी आ सकती है। जैसे कि इम्तिहानी मरकज़ लिखने का एक नंबर है, फिर उसके बाद तारीख़ लिखने का एक नंबर है, जिनको मुखातिब कर रहे हैं उसको लिखने का एक नंबर है, फिर नफ्स मज़मून यानी कि जो तहरीर आप लिखने जा रहे हैं, जो मेन लुब्बे लुबाब है ख़त का, जब वो लिखेंगे, वो मज़मून लिखेंगे, वो तहरीर लिखेंगे, उसके 6 नंबर हैं। उसके बाद जो आखिरी है आपका बेटा इख्तिताम जहाँ पे ख़त का होता है उसका एक नंबर है। इन सबको मिला के आपके टोटल 10 नंबर बन जाते हैं। और अगर आप इसमें से किसी एक भी पॉइंट को मिस करते हैं, एक भी हिस्से को छोड़ देते हैं तो आपके नंबरों में कमी आ सकती है। इसी खाके को मद्देनज़र रखते हुए हम अगला ख़त पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। जी, आज का जो हमारा उन्वान है उस पर हम लिख रहे हैं बीमार पुरसी के लिए अपनी वालदा को ख़त लिखना। जी देखिए, इस ख़त में जहाँ पे जिस कोने पे दाईं तरफ ऊपर लिखा हुआ है गुजरांवाला, ये हकीकी एक ख़त है, एक बेटी ने अपनी वालिदा को लिखा है। लेकिन जब आप कमरा इम्तिहान में बैठेंगे और लिखेंगे
تو آپ اس خط کو اس نوعیت سے اس طرح لکھیں گے کہ آپ کمرہ امتحان سے وہ خط لکھ رہے ہیں. آپ کسی سٹی میں کسی شہر میں بیٹھ کے وہ خط نہیں لکھ رہے, وہ کمرہ امتحان سے خط لکھ رہے ہیں. لہٰذا آپ گجرانوالہ کی جگہ لکھیں گے کمرہ امتحان, یا جو پچھلے خاکہ میں لکھا گیا ہے, جیسے کہ ادھر خاکہ میں لکھا گیا ہے امتحانی مرکز. ٹھیک, امتحانی مرکز لکھیں گے. تاریخ ایسے ہی لکھیں گے, جون سا سال ہوگا وہی لکھیں گے آپ, اور تاریخ اسی دن کے حوالے سے لکھیں گے. پھر آپ مخاطب کریں گے اپنی والدہ کو, پیاری امی جان آداب. یہ اپنے رموز و اوقاف کا بھی آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے. ابھی بھائی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ پچھلے ہفتے تقریباً 4 روز تک شدید بخار میں مبتلا رہی ہیں. اس خبر سے میرا دل بڑا پریشان ہے. جی چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچوں, مگر 6 ماہی کے امتحان کی وجہ سے چھٹی ملنی مشکل ہے. مہربانی کر کے خط ملتے ہی اپنی صحت کے بارے میں مطلع فرمائیں, یعنی کہ اطلاع دیں, تاکہ میری پریشانی دور ہو. امی جان, آپ کا وجود تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے. میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور ہم سب بہن بھائی آپ کے ٹھنڈے سائے میں پھلیں پھولیں. چند روز تک ہمارا 6 ماہی امتحان ختم ہو جائے گا. اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی. میں انشاءاللہ تعالی چھٹیوں میں گھر آؤں گی. میں ہر طرح خیریت سے ہوں. ننھی عابدہ کو, کوئی بھی جو آپ کا چھوٹا بہن بھائی ہے اس کا نام لکھ سکتے ہیں, ننھی عابدہ کو میری طرف سے پیار کریں. بھائی جان کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آپ کی پیاری بیٹی قدسیہ طاہرہ. لیکن آپ ادھر لکھیں گے آپ کی پیاری بیٹی یا بیٹا الف بے جیم, اور اس طرح آپ اپنے خط کا اختتام کر دیں گے. معذرت چاہتی ہوں جی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج خط لکھنے کا باقاعدہ امتحانی نقطہ نگاہ سے طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا. اسی خاکے کو اور اسی خط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خط کو یاد کیجئے, پڑھیے اور اس کی گھر پہ مشق کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.